Hello and welcome, my dear students of 10th standard, to my online class of social science. Okay, let us talk about our ongoing chapter, which is chapter number 20. As you can see over here, we are talking about social problems of India and challenges. Okay, chapter number 20, जो कि एक civics का chapter है, social problems of India and challenges. मॉरल अवेयरनेस लाने के बारे में ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं जो कि ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आजकल से पैदा हुए हैं, सालों से चल रहे हैं। एंड बिकॉज दे हैव बीन लाइक ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द रीजन व्हाई they have become serious problems. In the first lecture of this chapter, we discussed about a very serious problem, communalism, which was kind of based on the religious differences kept by the people, keeping in mind the religious aspect of the other community. तो religion को ध्यान में रखते हुए जो लोग, कुछ लोग जो हैं, ठीक है, वो जो डिफरेंसेस रखते हैं एक दूसरे के प्रति, जो भेदभाव रखते हैं, और उसका परिणाम ये आता है कि हिंसक वारदातें भी होती हैं दो धर्मों के लोगों के बीच में। तो ये एक सीरियस इशू जो है, जो हमारे देश में कम्युनल वायलेंस के रूप में उभर के सामने आ ही जाता है कभी ना कभी। न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते होंगे रेगुलरली, या तो टीवी न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो उसमें भी ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में आपको पता चलता होगा, खबर मिलती होगी आपको, जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पे कम्युनलिज्म जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ऐसी हिंसक घटनाएं जो होती है उसके पीछे। सो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट, और उसके बारे में क्या सजेशन, यानी कि क्या सुझाव है, क्या उपाय है जिसको इम्प्लीमेंट करने से वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकता है आने वाले समय में, उसका भी हमने रीडिंग किया था। Now we are going to talk about another serious problem of our Indian society, that is casteism. Okay, मेन दो प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कम्युनलिज्म वो तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे, आज डिस्कशन करेंगे कास्टिज्म के बारे में। कास्टिज्म का मतलब ये होता है कि एक ही रिलीजन, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिंदू रिलीजन ओवर हियर नाउ, कि जिसमें एक ही रिलीजन होने के बावजूद उसमें भी सब ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी। ओके, तो उसको कास्टिज्म कहा जाता है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, व्हाट आर द थ्रेट्स एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ इफेक्ट्स, और व्हाट आर द सजेशंस दैट वी हैव इन ऑर्डर टू avoid this problem. Such things have been mentioned, okay, on pages number 170 and 171. So we are going to talk about that. Castes have been existing in the social system of India since its birth. Okay, हमारा जो सामाजिक ढांचा ऐसा है कि किसी भी घर में बच्चे का जन्म होता है तो वो सो एंड सो कास्ट का है, ऐसा करके उसको हम पहचानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इट्स काइंड ऑफ रादर वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स हाउ वी हैव बीन हैबिचुएटेड टू लिव इन द सोसाइटी। Thus, we may say that India's social structure is based on casteism. हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो कास्टिज्म के ऊपर आधारित है। Earlier concept of casteism was different from what it is today. पहले से है कास्टिज्म, लेकिन पहले जिस तरह का कास्टिज्म था वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई पर्टिकुलर रीजंस, कुछ रीजंस थे, लॉजिकल रीजंस थे, जिसकी वजह से समाज को कास्ट में बांट दिया गया था। काम के हिसाब से, वर्क के हिसाब से बांट दिया गया था, वो एक मेन लॉजिकल रीजन था। मान लीजिए कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वॉर में लड़ने वाले लोग जो होते हैं तो वो क्षत्रिय होते हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन कंक्लूड ओवर हियर कि जो क्षत्रिय खानदान में जिस बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, उसका काम है देश के लिए या तो उसके राज्य के लिए जब जरूरी पड़ता है तो वो राजा का सैनिक बन के वो वॉर में लड़े, देश की रक्षा करना या राज्य की रक्षा करना वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये दूसरा एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि लाइक दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन डूइंग बिजनेस, ओके, जो व्यापार में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको वैश्य कहा जाता था, वणिक जिसको आज हम बोलते हैं।
गुजराती, देशी गुजराती लैंग्वेज में आया है, उसको वाणिया या ऐसा कुछ वर्ड से हम पहचानते हैं। तो वो लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको वणिक के नाम से जाना जाता है। So on and so forth, we can say that based on the work of the people, the castes were divided, the community or the society was divided in different castes. इससे ये नहीं होता था कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। Okay, it was a healthy sort of division. Please try to understand what I'm trying to explain you right now. कि काम के हिसाब से अगर समाज में बंटवारा होता है तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वहां पे ऊंच नीच की कोई बात नहीं आती है। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे ऊंच नीच हम करने लगे काम के हिसाब से। मान लीजिए कि कोई साफ सफाई का काम करता है, क्लीनलीनेस वर्कर्स, ओके, उनको समाज में निम्न गिना गया। जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे पता नहीं कैसे, लेकिन ऑटोमेटिकली एक ऐसी सिस्टम हो गई कि उनको समाज में निम्न स्थान मिला। एंड these differences took a very vulgar form as the time passed on further. जैसे और समय आगे बढ़ता गया वैसे ये डिफरेंसेस और बढ़ते गए। और इवन आज की समस्या ये है कि हम अभी भी ऊंच नीच के भेदभाव रखते हैं, ठीक है, और बहुत ही अलग तरीके का एक विकृत, जिसको कह सकते हैं a kind of very strange or a manipulative sort of casteism we are seeing today in our society. ठीक है, to fulfill the basic needs of the society, the task-based communities were in the base of work division. जो मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पे कि समाज की जरूरतों को पूरी करने के लिए वर्क के हिसाब से समाज को डिवाइड किया गया था उस वक्त, बहुत पहले की बात है। According to early hypothesis, वर्ण सिस्टम, यानी कि पहले वर्ण थे, ये जो कास्ट के नाम से आज हम जानते हैं वो जो वर्ड, ठीक है, वो पहले वर्ण व्यवस्था ऐसा गिना जाता था। और बेसिकली 4 वर्ण थे मेन, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये बेसिकली संस्कृत नाम है। तो ये 4 मेन वर्ण थे। तो ब्राह्मण जो है सपोज पढ़ाई करते थे और पढ़ाने का काम, दूसरों को पढ़ाने का काम करते थे। क्षत्रिय जो है वो शस्त्र विद्या जानते थे, इसलिए उनको क्षत्रिय के नाम से जाना जाता था। देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। वैश्य जो, जैसे मैंने आपको बताया कि व्यापार धंधे वगैरह जो है वो वैश्य संभालते थे। और शूद्र वो लोग थे जो जैसे कि घर का काम करना, साफ सफाई करना, पूरे शहर को स्वच्छ रखना, वो भी कोई काम बुरा नहीं है, लेकिन इसको हम बुरा गिनने लगे और वो ये काम करने वाले लोगों को हम निम्न गिनने लगे। सो द प्रॉब्लम वाज विथ अस, ओके, ये हमारा ही क्रिएट की गई एक समस्या है और एक्चुअली हमारा ही एक फॉल्ट है समाज का, ये हम कह सकते हैं। So these 4 varnas were based on occupations. Dwelling arrangements and occupations were based in the caste. Dwelling यानी कि रहने की जगह, तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से रहने की जगहों को भी अलग अलग रखा गया था सबको, ठीक है, ताकि आराम से किसी को आइडेंटिफाई किया जाए। As the base of occupation was a source of income, and some castes were getting low income, so they remained poor economically. अब डिफरेंसेस की शुरुआत कैसे हुई, वो एक मेन मुद्दा ये है कि काम के हिसाब से लाइक इनकम में डिफरेंसेस हुआ। सबसे पहले मान लीजिए कि व्यापार धंधे करने वाले जो वैश्य हैं वो ऑब्वियसली जितना, क्योंकि वो तो उनका खुद का बिजनेस है, इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एंटरप्राइज, तो उसमें इंसान जितनी मेहनत करता है उतना वो ज्यादा कमाता है। ओके, तो वो लोग ज्यादा पैसे वाले, ऑब्वियसली समाज में आज भी एक नियम है कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उसका रिस्पेक्ट ज्यादा होता है। इट इज क्वाइट स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू। तो वैसा उस जमाने से आ रहा है कि लाइक दोज पीपल हु बिकेम वेल्दी आफ्टर डूइंग बिजनेस और आफ्टर डूइंग स्टडीज एंड ऑल दैट, दे अर्न मोर रिस्पेक्ट,
एंड दोज वर रिगार्डेड एज पुअर पीपल, जो साफ सफाई का काम करते थे वो लोग, उनको गरीब गिना गया क्योंकि उनको अपने काम के बदले में कम पैसे मिलते थे। उनके घर भी छोटे हुआ करते थे और बहुत ही मुश्किल से उनका जो है वो गुजारा हुआ करता था। अब वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते थे, ना ही वो पढ़े लिखे थे, ना ही वो बलवान थे या तो लाइक देश की रक्षा करें तो राजा उनको सैलरी दे, ऐसा भी नहीं हो सकता था पॉसिबल। सो बहुत ही कैजुअल शॉर्ट टाइप का वर्क वो करते गए, ओके, और वही परंपरा चलती रही उनके खानदानों में। तो ऑटोमेटिकली कुछ जनरेशंस के बाद उनकी पोजीशन ऐसी हो गई कि दे वर रिगार्डेड एज पुअर एंड बैकवर्ड क्लास। ये एक धीरे धीरे बदलाव जो है वो आता गया। तो प्रॉब्लम हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो कास्टिज्म किया गया, वही गलत था। ठीक है, वो इस तरह से करना ही नहीं चाहिए, या तो फिर अगर करना है तो फिर एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जहां पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो है, पेमेंट जिसको हम कहते हैं सैलरी या तो मुनाफा, वो सबको सेम मिले। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में एक चीज देखा गया है कि वेदर अ पर्सन वर्क्स एज अ क्लीनर और द पर्सन वर्क्स एनीवेयर एल्स, तो उनके इनकम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, all those people who belong to different sort of occupation earn almost the similar wages। और वहां पे तो आपने सुना ही होगा आवरली वेजेस का सिस्टम है। तो अगर किसी को ज्यादा कमाना है तो ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। ओके, ये एक सिस्टम है। लेकिन फिर भी फाइनेंशियल जो डिफरेंस होता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, वो कोई ज्यादा खास देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत हेल्दी समाज व्यवस्था है। अनफॉर्चुनेटली समहाउ we were not able to establish such kind of system in our society, and that is the reason why the casteism has still remained in our society। आगे बढ़ते हैं। Before the period of British rule, some communities were living isolated life in the regions where it was not easy to reach, like inaccessible forest and mountainous region। ओके, ब्रिटिश रूल के आने से पहले, यानी कि जब राजा महाराजाओं का रूल चल रहा था काफी टाइम पहले, तब ऐसा था कि कुछ कम्युनिटी जो है वो आइसोलेटेड सिचुएशन में रहती थी, या तो जंगलों में, या तो फिर पहाड़ों में, या तो फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉर्मली हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसी कोई कम्युनिटी वहां पे रहती भी है कि नहीं है वो भी नहीं पता चलता था किसी को। तो ये भी एक बहुत रीजन है, ऐसा है जिसकी वजह से वो पिछड़ के रह गए। उनको ना ही कोई एजुकेशन मिला, ना ही समाज में रहने का एक जो मैनर है, ठीक है, वो उनको आया कभी। ओके, सो दे वर लाइक लिविंग इन inaccessible forest and mountainous region। Social and cultural life of these communities were different from others। बहुत ही अलग ढंग का उनका लाइफस्टाइल था, नॉर्मल लाइफस्टाइल से बहुत ही अलग था। ओके, They had their own prominent culture and language। उनकी भाषा भी अलग थी, कल्चर, उनके कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज वो भी बहुत अलग थे। Because of living separately from generation to generation, people of these communities could not develop। इस तरह से नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो वैसे के वैसे ही रह गए। जिनको बैकवर्ड के नाम से अगर हम जानते हैं तो उसका रीजन ये है कि जंगलों पहाड़ों के बीच में रहने की वजह से उनका नॉर्मल मोड पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन हैज रिमेन्ड बैकवर्ड। ठीक है, तो उनकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी कंपैरेटिवली, क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे हमारा भी डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह तो होता ही है, उनका भी हुआ है जरूर, लेकिन कंपैरेटिवली अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो उसके मुकाबले उनका स्लो डेवलपमेंट हुआ है, या तो फिर बहुत स्लो डेवलपमेंट उनका हो पाया है। तो आज भी ये जो सिस्टम है वो बहुत एप्लीकेबल है। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक सोशल कंडीशन हैज रिमेन्ड बैकवर्ड। ओके, तो ये इस तरह से कास्टिज्म का प्रॉब्लम फिर खड़ा हो गया हमारे समाज में। तो ऐसे लोगों को समाज में ऊपर लाने के लिए या तो उनका स्टेटस इंप्रूव करने के लिए
जो कुछ भी किया गया है उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस। ओके, जो वीक लोग हैं, वीक इन द सेंस फिजिकली वीक की मैं हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल वे में अगर देखा जाए, सामाजिक रूप से जो वीक है वो लोग, या तो फिर ऐसे ऐसे लोग जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, या तो बैकवर्ड क्लास के लोग, उनको अपना अपलिफ्टमेंट करने के लिए या तो उनका सोशल स्टेटस को सुधारने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है वो हम पॉइंट वाइज पढ़ने जा रहे हैं। Many provisions have been made in the Constitution for the protection, welfare and progress of minorities, weaker section and backward classes. काफी सारे सुझाव किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए। These constitution provisions have been provided to protect their interest, to eradicate social inequality and to work for their welfare and development. अब गोल ये है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ऐसे बैकवर्ड जो जातियां हैं उनका वेलफेयर या प्रोग्रेस हो पाए, ठीक है, उनका एक एक जो इनइक्वालिटी का जो स्टेटस है वो इरेडिकेट हो पाए अगर हो सके तो, ठीक है, और उनको भी आर्थिक और राजकीय और सामाजिक रूप से न्याय मिल पाए अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो ये एक टारगेट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त, इसलिए उनके लिए कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं जो अब एक के बाद एक पॉइंट वाइज में पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल इंडियंस। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, वो चाहे कोई भी कास्ट का है या तो फिर कोई भी रिलीजन का है, उनको समान अधिकार है, सारे अधिकार सभी को समान रूप से है और समान तरीके से उनको न्याय प्राप्त करने का भी अधिकार है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, sex, etc. It is also mentioned in the Constitution that equal opportunity and equal status is the fundamental right of any citizen. तो इसका मतलब है कि कोई भी कम्युनिटी का इंसान है, चाहे वो कोई भी कास्ट या रिलीजन से हो या लैंग्वेज से हो या तो कोई भी नर हो नारी हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा, और अगर रखा गया है किसी के द्वारा ऐसा मालूम पड़ता है तो दैट विल बी अ प्यूनिटिव क्राइम, ठीक है, उसके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लिया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे मूलभूत अधिकार, वो हर एक सिटीजन को मिलने चाहिए, उसमें भी कोई कास्ट या कम्युनिटी का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज दैट moreover, the states are also given powers so that they may discharge the duties as a welfare state. It can impose certain restrictions on certain fundamental rights in order to protect weaker and backward class of the society. ठीक है, यहाँ पे राज्यों को, क्योंकि हमारे जो डेमोक्रेसी है वो फेडरल डेमोक्रेसी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो होती है लेकिन साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती है, तो राज्यों को ये छूट दी गई है कि जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रोक लगाई जाए जो कुछ जातियों की ओर भेदभाव रखते हैं या तो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, या तो ओवरऑल उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स आर सेम for each and every citizen without keeping any discrimination. We have to make them available for all of them. But by chance अगर ऐसा देखने को मिलता है कि so and so कोई पर्टिकुलर जाति या कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरी जाति के लोगों को प्रताड़ रहे हैं या तो उनको परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए सजा का प्रावधान तो है, लेकिन साथ में उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी रोक लगाई जा सकती है।
ओके ऐसा पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. राइट टू रिलीजन समझना बहुत ही सिंपल है. हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं तो ऑब्वियसली सभी धर्म जो है वो समान है, प्लस किसी को भी अपनी पसंद का कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार भी उसको है. ओके द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्प टू माइनॉरिटीज, weaker section and backward class is to offer them equal opportunities, justice and status in the country. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना, वीक सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं लोग, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लोग, ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना और उनको न्याय देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन गोल है. Next point is care is taken for these classes in the 5-year plans also. आगे हम बार बार ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट कोई भी नई आती है तो वो 5-year प्लान के मुताबिक काम करती है अपना. तो कोई भी 5-year प्लान है होता है तो उसमें ये चीज जरूर मेंशन किया जाता है कि माइनॉरिटीज या बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनका प्रोटेक्शन किया जाए, उनको न्याय दिया जाए, या तो उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए, कुछ इस तरह से किया जाए कि वो नॉर्मल ट्रेंड में तक एटलीस्ट वो घुल मिल सके समाज के साथ. ठीक है, और बिल्कुल ऐसे जिए जो दूसरे लोग जी रहे हैं उनके प्रति कोई भेदभाव ना हो गलती से भी. ठीक है, सो दीज वर द काइंड ऑफ सजेशंस mentioned in the constitution when it was made. So very good suggestions, very effective suggestions based on the kind of the prevailing situation we have. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग जो थे, ओके, उन्होंने ये चीज जरूर ध्यान में रखा होगा, उनको लगा होगा कि भारत में ऐसी समस्या है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे प्रावधान उन्होंने किए हैं. So we are abide to the constitution, as you know it very well. So it is our moral responsibility to protect the rights of the minority and backward class people also. Okay, ये तो सिर्फ एक टैग है minority या backward class people, but otherwise they are the people just as we are. कोई फर्क नहीं है उनमें. वो तो हमारी गलती की वजह से या तो कोई ना कोई एक सामाजिक प्रॉब्लम की वजह से ऐसे डिविजन्स पड़ गए हैं. अदरवाइज डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है. सो इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट सच डिविजन्स आर अननेचुरल. इन केस इफ वी हैव क्रिएटेड सच डिविजन्स देन इट इज आवर प्रॉब्लम. इट इज नॉट द प्रॉब्लम फ्रॉम दोज बैकवर्ड क्लास और लाइक दोज पीपल. ठीक है, जिसको हम बैकवर्ड क्लास में गिनते हैं, वैसे वो उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम एक्चुअली हमारा है, क्योंकि हम उनको ऐसा नाम देके उनको सही रूप से एक डिफरेंशिएट करते हैं, सही इन द सेंस गलत रूप से उनको डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं. तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम हमारा है, वो उनकी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइनॉरिटीज. एक नया टॉपिक जो आ रहा है पेज नंबर 171 के ऊपर, माइनॉरिटीज के बारे में हम बात करेंगे. माइनॉरिटीज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि जो संख्या में कम है, ठीक है, जो मेजॉरिटीज होता है वो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट वर्ड है ये. मेजॉरिटी यानी कि संख्या में सबसे ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली उसको मेजॉरिटी गिना जाता है. लेकिन उनके सामने जो संख्या में कम है, ठीक है, वैसी कम्युनिटी के लोगों को माइनॉरिटीज के नाम से जाना जाता है. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. Minority in such group of people which is not in majority with regard to religion or language within a certain region or regions. कोई भी एक प्रदेश में, कोई भी एक रीजन में या देश में या राज्य में, ठीक है, लैंग्वेज या तो फिर रिलीजन के हिसाब से जिनकी संख्या कम होती है उनको माइनॉरिटीज कहा जाता है. There is no specific definition for minority in Indian constitution. Generally, a group of people forming less than half of the total population of region or a country can be called minority.
कोई स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम नॉर्मल जनरल वे में ये समझ सकते हैं कि जो जिनकी संख्या आधे से कम है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज या तो फिर रीजन या तो उसके हिसाब से, ठीक है, तो उनको हम माइनॉरिटी में गिन सकते हैं। The concept of minority is not restricted to any religion, language or region, ठीक है, सिर्फ रिलीजन, लैंग्वेज या तो कोई प्रदेश से ये लिमिटेड नहीं है ये कॉन्सेप्ट माइनॉरिटी का। जस्ट एज एट नेशनल लेवल द लोकल एंड रीजनल minorities are taken into account at the state level also, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है। अगर हम नेशनल लेवल पे गिनते हैं ओवरऑल, तो वहां पे माइनॉरिटी का पिक्चर हमें अलग दिखता है, लेकिन स्टेट लेवल पे या तो अलग अलग रीजन के वाइज अगर देखने को जाएंगे हम, तो वहां पे माइनॉरिटी का पिक्चर हमें अलग दिखेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इन केस इफ वी टेक द रियल लाइफ कंसिडरेशन इनटू अकाउंट, देन वी मे से दैट certain religions like Muslims and Christians and Parsis are in minority as compared to Hindu religion, ठीक है, वो एक नेशनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ रीजन्स का अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल केरला है, ठीक है, तो वहां पे वो स्टेट की अगर बात की जाए तो वहां पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है और मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है वो मेजॉरिटी में है। तो पिक्चर वहां पे चेंज हो जाता है एज यू मेक द कंपैरिजन रीजन वाइज एंड इन सम केसेस लैंग्वेज वाइज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है। दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल डिफर्स फ्रॉम दैट एट द स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पे जो हम माइनॉरिटी का जो एक एनालिसिस करते हैं वो स्टेट लेवल के हिसाब से अलग पड़ जाता है फिर, ओके। नेशनल लेवल पे सभी राज्यों का मिला के हम नंबर्स गिनते हैं, हालांकि स्टेट लेवल पे एक ही राज्य के नंबर्स को गिना जाता है, राइट। इफ अ कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी इन एनी रीजन और इन स्टेट्स टोटल पॉपुलेशन, इट कैन बी माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल, ओके। जो मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया उसके ऊपर से क्लियर हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर स्टेट लेवल पे मेजॉरिटी में है तो वो नेशनल लेवल पे अगर गिनती करेंगे हम तो वो माइनॉरिटी में हो सकती है। पंजाब का अगर हम एग्जांपल देंगे तो वहाँ पे सिख कम्युनिटी जो है वो ऑब्वियसली मेजॉरिटी में है, स्टेट वाइज मेजॉरिटी में है वहाँ पे, लेकिन पूरे देश में अगर गिनती किया जाए, ठीक है, तो वो सिख कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में गिनी जा सकती है। Contrary to this, a group which is minority in a state can be in majority at the national level. तो दोनों चीजें vice versa है। It's very easy to understand by the way. In India, minorities share equal rights with the majority. भारत में मेजॉरिटी के साथ, भले ही मेजॉरिटी माइनॉरिटी ऐसा हम अलग अलग वर्ड से जानते हैं, लेकिन राइट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो राइट्स इक्वल है सबके लिए, सेम, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। Moreover, special provisions have been made in the Constitution to protect and encourage their religion, language, culture, script, etc. कुछ प्रोविजंस हैं माइनॉरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके लिए भी है, खास करके उनके कल्चर, उनका लैंग्वेज और उनका स्क्रिप्ट के हिसाब से, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए भी अलग से प्रावधान किए गए हैं, ओके। पहला है पॉइंट, अब इसको भी पॉइंट वाइज लिखा गया है। अ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज बीन सेट अप फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ माइनॉरिटीज, ओके। ये वर्ड आपको याद रखना है कि माइनॉरिटीज के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनके वेलफेयर को और उनके प्रोग्रेस को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है वो बनाया गया है, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। दूसरा मुद्दा है
The right to religion, especially to minorities, assures them that they can make propaganda to spread and propagate their religion. रिलीजन का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि उनको अपनी पसंद का कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है, ठीक है। द लॉ डज परमिट फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन, यहाँ पे डज नॉट होना चाहिए, एक्चुअली बहुत ही बैड मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, कि लॉ जो है वो फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन अलाउ नहीं करता है। नॉट होना चाहिए, वहां पे ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है ये, ओके। डज नॉट परमिट ऐसे करके आपको पढ़ना है ये स्टेटमेंट, तो वापस पढ़ रहा हूं आपके लिए, एक्सक्यूज मी। द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन, ओके। जो कायदा है हमारा उसके हिसाब से फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन नहीं किया जा सकता है, वो कायदे के विरुद्ध में है। Any educational institution taking government grant cannot teach religious teaching. फिर दूसरा बात ये भी है कि जो गवर्नमेंट की ग्रांट से चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वो धर्म का ज्ञान वहां पे नहीं दे सकते। गवर्नमेंट की ग्रांट से चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। वो वहां पे रिलीजियस टीचिंग नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि वो भी एक टाइप का फोर्सफुल कन्वर्जन ही है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का ज्ञान देते हैं, अगर वहां पे देते हैं, सो इट इज मॉरली अ रॉन्ग एक्टिविटी, ओके। रिलीजन के प्रति अगर कोई इंसान अट्रैक्ट होता है तो वो ऑब्वियसली वो उसका खुद का चॉइस होना चाहिए, फोर्सफुल कन्वर्जन इन शॉर्ट नहीं करवाया जा सकता है। All religious communities have a right to acquire and maintain property for religious activity. कोई भी religious community हो, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन या पारसी या whatever, ठीक है, अपनी religious activity को चलाने के लिए उनके पास कोई religious institution या तो अपने धर्म का कार्य करने के लिए कोई ना कोई बिल्डिंग वगैरह जो है, इंस्टीट्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो उनके पास रखने का, उनके उनके पोजीशन में रखने का उनके पास राइट है। उसके बाद आगे का पॉइंट ये है, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा पैराग्राफ की तरह लिखा है एक्चुअली, ठीक है। द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर एज पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो राइट्स का जहां पे हम बात करते हैं तो वहां पे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स की बात आती है। तो अपनी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोई भी लिटरेचर है या तो कुछ भी है, उसको प्रिजर्व करने का अधिकार किसी भी माइनॉरिटी को है, खास करके माइनॉरिटीज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। Any educational institution receiving government grants cannot refuse an admission on the basis of religion, race, caste, color और लैंग्वेज। किसी स्कूल या कॉलेज की अगर बात है तो वहां पे किसी भी विद्यार्थी को रेस या रिलीजन या कलर या कास्ट या कम्युनिटी के नाम से उसका एडमिशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी कास्ट को, उनको वहां पे एडमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशनल राइट्स के अंडर में आता है, ठीक है। तो वो राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। All the sections of the society have the right to retain and develop a language and script of their own choice. कोई भी कम्युनिटी की अपनी कोई भाषा या स्क्रिप्ट है तो उसको रखना और उसको डेवलप करने का अधिकार भी उनको है, ओके। टू एस्टैब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ देयर कल्चर। उनके कल्चर का, उनके रिलीजन का रक्षण करने का भी उनको अधिकार है, और अपने कल्चर या रिलीजन या कम्युनिटी का प्रोटेक्शन के लिए अगर वो कोई सामाजिक संस्था चला रहे हैं या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर वो चला रहे हैं तो दे आर अलाउड टू डू दैट, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जो आगे का पॉइंट में हमने डिस्कशन किया था कि अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ग्रांट से चल
रही है, तो वहां पे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का ज्ञान देने का किसी को अधिकार नहीं है. बट ओवर हियर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, इन केस इफ वी टॉक अबाउट, ओके, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि इन केस इफ अ पर्टिकुलर रिलीजन or a community is able to establish their own private institution or an educational institution, okay, तो वहाँ पे उनके कल्चर के मुताबिक अपने रिलीजन का ज्ञान देने का उनको अधिकार है, क्योंकि वो उनका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है. ओके, बट अदरवाइज जहाँ पे एजुकेशन की बात आती है, तो वहाँ पे लैंग्वेज, कलर, कास्ट या रिलीजन या कम्युनिटी के नाम से किसी का एडमिशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है. ओके, द स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज टू गेट द प्राइमरी एजुकेशन इन देयर मदर टंग टू द चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी. ठीक है, जो स्टेट है, सभी राज्यों की यहाँ पे बात है, सिर्फ गुजरात की बात नहीं है. तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, ठीक है, वो लाइक माइनॉरिटीज के जो बच्चे होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज में प्राप्त करने का अधिकार है. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई अक्रॉस द स्टेट्स, हर एक राज्यों में लगभग ये चीज जरूर देखने को मिलती है कि इन केस इफ दे आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम द स्टेट्स मेन लैंग्वेज, देन there can be some minority schools also found in the state somewhere. तो वहाँ पे अगर लैंग्वेज के आधार पे अगर उनको दिक्कत होती है पढ़ाई में, तो वो डेफिनेटली माइनॉरिटी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे पढ़ सकते हैं जहाँ पे उनकी लैंग्वेज चलती है, माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज चलती है, तो उस भाषा में वो वहाँ पे अपना पढ़ाई जो है वो पढ़ सकते हैं. ओके, तो these are the very valuable provisions made in the constitution for the minorities, जिसको आपको दोबारा पढ़ लेना है ताकि आपको सही में समझ में आ जाए. ठीक है, अदरवाइज दे आर क्वाइट इजी टू रिमेम्बर. ओके, अगर मॉरल ग्राउंड्स पे अगर हम सोचेंगे तो वैसे देखा जाए तो कुछ जो सजेशन है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें ऐसे ही आ जाना चाहिए. But otherwise, obviously, we have to follow the textbook content, and therefore, it is essential for you to read the content 3 or 4 times at least in order to consolidate your studies. Okay? उसके बाद का जो मेन पॉइंट है वो भी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. ओके, वो लाइक उसको समझना और उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं उसका पढ़ाई जो है वो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे. राइट, तो यहाँ पे मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ. थैंक्स फॉर योर टाइम, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल ऑफ यू. ऑब्वियसली जाते जाते मैं एक चीज़ कहना जरूर चाहूँगा. This time around, in this year, in the year of 2020, the Navratri looks like very different and sort of different in a way. We are not going to celebrate it. सीधी बात में लाइक है कि हम लोग इस बार सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, लेकिन धार्मिक रूप से एटलीस्ट अगर अलाउड करती है गवर्नमेंट तो अपनी सोसाइटी में छोटे छोटे ग्रुप में हम गरबा का फंक्शन जरूर कर सकते हैं. After seeking the admission from the judiciary, we can do so hopefully. But otherwise, it's not going to be a grand celebration as it always happens. Because of pandemic. So, happy Navratri तो बनता ही है फिर भी आप सभी लोगों को. ठीक है, so enjoy and enjoy the weekends as well. That's it for now.